हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा आपके पास एसेंट फार्मूला के ऊपर, और साथ ही हम सीखेंगे कि कैपिलरी ट्यूब आपके पास क्या होती है और साथ में कैपिलरी एक्शन क्या होता है। ये लेक्चर में हम डेरिवेशन जो सॉल्व करेंगे एसेंट फार्मूला की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज योर कैपिलरी ट्यूब। सो व्हाट इज बेसिकली कैपिलरी ट्यूब? सो इट इज a long narrow tube with a very fine bore मतलब hole throughout its length। थ्रूआउट इट्स लेंथ। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, एक बहुत ही लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है विद अ वेरी फाइन बोर, जिसके अंदर एक बहुत फाइन यहाँ पे होल देखने को मिलता है थ्रू आउट इट्स लेंथ। मतलब उसकी लेंथ के अलॉन्ग हमें यहाँ पर एक होल देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपके पास जो ये कैपिलरी ट्यूब है ये इस तरीके से है, ये काफ़ी नैरो रहती है और इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा नैरो होगी, नैरो ट्यूब होती है। इसके अंदर क्या होता है, फाइन एक बोर होता है, यानी कि एक होल होता है, और ये जो होल है ये इसकी बिल्कुल इसकी लेंथ के अलॉन्ग होगा, मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी उसके अलॉन्ग यहाँ पे हमें होल देखने को मिलता है। सो दिस इज योर बेसिकली कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के बाद हम पढ़ते हैं इसमें कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, सो बेसिकली स्टूडेंट्स व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? कैपिलरी ट्यूब मैंने आपको बता दिया कि कैपिलरी ट्यूब बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है जिसको आप कैपिलरी एक्शन को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। तो सेम कैपिलरी एक्शन हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हम बेसिकली किसी लिक्विड के अंदर कैपिलरी ट्यूब को रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि लिक्विड जो है वो राइज कर जाता है या फिर फॉल कर जाता है। वो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि द फिनोमिनन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ ए लिक्विड in a capillary tube। किसी भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर, किसी भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो भी राइज एंड फॉल होगा लिक्विड का, जो भी लिक्विड का राइज एंड फॉल होगा उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं। किसी भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो भी लिक्विड का राइज होगा या फॉल होगा उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस आपको यहां से सबसे पहले याद कर लेनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ से दोनों चीज़ समझ आ गई होंगी, बेसिक डेफिनेशंस हैं, ठीक है। कैपिलरी एक्शन को हम कई चीज़ों में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास एक टॉवल है, अगर टॉवल को हम बकेट में एक साइड को डिप कर दें और एक साइड को बाहर छोड़ दें तो कुछ टाइम के बाद जो साइड टॉवल की बकेट से बाहर होगी वो भी वेट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो आपके पास ऑयल लैंप होते हैं, जो ऑयल लैंप में जो ऑयल होता है वो लैंप तक ऊपर की तरफ कैसे राइज करता है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन और भी कई चीज़ों में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इंक पेन है और अगर आप उसे पेपर के ऊपर रखते हो तो कुछ टाइम के बाद वो जो इंक है वो पूरी तरीके से स्प्रेड होने लग पड़ती है उस पेपर के ऊपर। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर कैपिलरी एक्शन। मेरे पास जो ये मार्कर है, इस मार्कर की जो फ्रंट निब है, इस निब तक जो इसके अंदर से इंक है वो कैसे ऊपर तक राइज करती है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू बिकॉज ऑफ योर कैपिलरी एक्शन। तो और भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस है बट उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं एसेंट फॉर्मूला की तरफ। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं एसेंट फॉर्मूला की तरफ। एसेंट फॉर्मूला बेसिकली आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो फाइनल जो आंसर आएगा वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो एसेंट फॉर्मूला को स्टडी करते हैं। सबसे पहले एसेंट फॉर्मूला को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे कोई इस तरीके से, ठीक है। ये कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में मान लीजिए हमने कोई भी एक लिक्विड जो है वो फिल कर दिया है। इस कंटेनर के हमने अंदर कोई भी लिक्विड फिल कर दिया है, जैसे कि मान लेते हैं इस केस में हमने इसके अंदर वाटर को फिल कर दिया है। तो वाटर को फिल करने के बाद अगर मैं इसके अंदर एक बहुत ही लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब को रख दूं,
यहाँ पे मैं कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा वाइड बनाऊंगा ताकि हम उसमें उसको स्टडी कर सकें। यहाँ पे आपको जो कैपिलरी ट्यूब है वो थोड़ी नैरो नहीं मिलेगी क्योंकि हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा वाइड बनाऊंगा यहाँ पे। तो मान लीजिए ये मेरे पास कैपिलरी ट्यूब है, इसको मैंने काफ़ी वाइड रखा है यहाँ पे, बट एक्चुअल में इतनी वाइड होती नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में कैपिलरी ट्यूब इतनी वाइड नहीं होगी, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होती है, जैसे मान लो इतनी नैरो होगी कम से कम इस तरीके से। लेकिन हम इसको स्टडी करने के लिए थोड़ा सा वाइड लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने इसे बनाया है। अब स्टूडेंट्स वी नो दैट कि अगर ये वाटर कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज करेगा, ठीक है, वाटर क्या करेगा, कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज करेगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो ये राइज करेगा तो ऊपर जाकर कुछ ना कुछ इसका मेनिस्कस बनेगा। मेनिस्कस क्या होता है बेसिकली? मेनिस्कस का मतलब होता है कि शेप कैसी बनती है। जैसे मान लो आप अगर वाटर के अंदर कैपिलरी ट्यूब को डालते हो तो ऊपर जाकर वो वाटर का जो लेवल है वो किस तरफ की शेप लेता है। शेप बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, कनकेव या फिर कॉन्वेक्स, उसे हम कहते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस उसे हम कहते हैं। तो बेसिकली जब वाटर को आप कैपिलरी ट्यूब को वाटर में डिप करते हैं तो कुछ इस टाइप का मेनिस्कस बनता है, कुछ इस टाइप का मेनिस्कस बनता है, इस टाइप का ये। तो स्टूडेंट्स इस टाइप का आपको कुछ हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस देखने को मिलेगा। हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस हमें को यहाँ से देखने को मिलता है। बेसिकली मेनिस्कस इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, या तो मेनिस्कस ऐसा होगा या तो आपका मेनिस्कस ऐसा होगा, ठीक है। इस टाइप के मेनिस्कस को हम कहते हैं कनकेव मेनिस्कस। बेसिकली इस टाइप के मेनिस्कस को हम क्या कहते हैं? कनकेव मेनिस्कस। इस टाइप के मेनिस्कस को आप कहते हैं कनकेव मेनिस्कस। और दूसरी तरफ इस टाइप का जो मेनिस्कस होता है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है। दिस इज योर कनकेव एंड दिस वन इज योर कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कनकेव मेनिस्कस में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स की जो आपका मेनिस्कस, देखो आप मिरर्स पढ़ते थे ना ऑप्टिक्स के अंदर, लाइट चैप्टर के अंदर जब हम मिरर्स पढ़ते हैं तो उसमें कनकेव और कन्वेक्स मेनिस्कस आता है। तो कनकेव मेनिस्कस बेसिकली कैसा होता है? कुछ इस तरफ का होता है, देखो इस टाइप का होगा ये ऐसे, ठीक है। तो मैंने इसी शेप को अगर मैं ऐसे करके इधर रख दूं तो ये इस टाइप का बन जाएगा। और कन्वेक्स मेनिस्कस कैसा होता है? जैसे कन्वेक्स मिरर होता है, जैसे कि ये, तो अगर मैं इसे रोटेट करके ऐसे रख दूं तो ये कन्वेक्स मेनिस्कस बन गया। तो बेसिकली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेनिस्कस कैसा होता है। और जो कनकेव मेनिस्कस होता है ये ज़्यादातर आपका वाटर में बनता है, या फिर आप कह लो कैरोसिन ऑयल वगैरह में, या फिर आप कह लो पेट्रोल वगैरह में। यहाँ पे हमें कनकेव मेनिस्कस देखने को मिलता है। बट स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स मेनिस्कस आपको मिलता है ज़्यादातर देखने में मरकरी के अंदर। मरकरी के अंदर आपको कॉन्वेक्स मेनिस्कस देखने को मिलेगा। और यहाँ से हमें कुछ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, उसे हम कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हम यहाँ बना के भी देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ फिलहाल वैल्यू याद रखिए कि कनकेव मेनिस्कस के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, और कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर आपको कनकेव और कन्वेक्स मेनिस्कस के बारे में नहीं पता है तो हमने चैनल के ऊपर एक शॉर्ट डाला है, एक YouTube शॉर्ट्स में आपको जाके मिल जाएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में, वहां से आपने एक बार इसको स्टडी कर लेना है। तो इस तरीके से जो मेनिस्कस है वाटर के केस में, पानी वाले केस में कनकेव मेनिस्कस बनता है जो कि इस टाइप की शेप लेता है। तो हमने इसको यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया है और काफ़ी हमने यहाँ पे इसको बड़ा करके बनाया ताकि हम इसकी स्टडी कर सकें। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपने बनाना है इस तरीके से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इस तरफ को, और इसके ऑपोजिट साइड पे इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर ये टेंशन T फोर्स है बेटा आपकी, तो इसका मतलब है कि इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ लगेगा R नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन R हो जाएगा। दिस इज योर टेंशन T। तो टेंशन बेसिकली क्या होता है, जो टेंशन फोर्स होती है वो हमेशा टेंजेंशियल तरीके से टेंजेंशियल सरफेस के टेंजेंट में लगती है, यानी कि टेंजेंशियल फॉर्म में लगती है। जैसे हमने नीडल वाले केस में देखा था कि जब नीडल को पानी के ऊपर रखते हैं, तो उसका भी यूट्यूब पे एक शॉर्ट बनाया है कि नीडल को जब पानी पर रखते हैं तो उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगती है। तो सेम इसी केस में भी आपको टेंशन फोर्स इसी तरीके से टेंजेंट में लगानी है उस सरफेस के इस तरफ को, ऐसे नीचे को। और ये जो टेंजेंट आप बनाते हो ये बेसिकली लिक्विड सरफेस के अंदर ही बनाना होता है, लिक्विड सरफेस के अंदर बनाना है। और जो इसका थीटा एंगल आप लेते हो
वो थीटा एंगल बेसिकली हम लेते हैं जो भी आपके पास कैपिलरी ट्यूब का जो अंदर वाला ये सरफेस है यहाँ से और इस टेंजेंट के बीच में यहाँ पे, दिस शुड बी योर थीटा एंगल। ठीक है, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स देख लीजिए, वहाँ पे आपको सब समझ आ जाएगा कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लेते हैं। थीटा एंगल जो होता है वो हम इस तरीके से टेंजेंट के बीच में और जो अंदर वाला सरफेस होगा इस कैपिलरी ट्यूब का उसके बीच में लेते हैं, और ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है हमेशा लिक्विड के अंदर होता है। आप बाहर की तरफ से ऐसे नहीं ले सकते उसको, ठीक है, हमेशा अंदर की तरफ से लेते हैं। तो हम साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा थीटा एंगल है वो मेरा इस केस में क्या है, वो लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे होता है, यहाँ 90 डिग्री होगा, देखो इस तरफ को 90 डिग्री पूरा ऐसे होता ये, बट ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। 90 डिग्री ऐसे होता पूरा यहाँ से यहाँ तक, बट ये 90 डिग्री से कम है। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये वाला एंगल थीटा है तो दिस शुड ऑल्सो बी योर थीटा। नाउ वी नो दैट कि अगर थीटा के अलॉन्ग मेरे पास अगर मैं दो कंपोनेंट्स यहाँ से डिवाइड करूँ इस टेंशन टी के, तो बेसिकली ऊपर की तरफ हो जाएगा थीटा के अलॉन्ग टी कॉस थीटा और इस तरफ हो जाएगा टी साइन थीटा। सिमिलरली इस तरफ भी क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, ऊपर की तरफ हो जाएगा टी कॉस थीटा और इस तरफ को हो जाएगा आपका टी साइन थीटा। सो दिस विल बी योर टू कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ से दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं। मान लेते हैं कि जो ये लिक्विड का जो ये वाला सरफेस है यहाँ तक, मान लेते हैं इसकी हाइट नीचे से लेकर है h, लिक्विड के ऊपर वाले सरफेस से लेकर इसकी हाइट h है, और मान लो कि यहाँ से इसका रेडियस r है और नीचे ये भी r हो जाएगा। ठीक है, जो आपके पास ऊपर स्फेरिकल जो हेमिस्फेरिकल बन रही है शेप, इसका रेडियस मान लो यहाँ से यहाँ तक r है, तो यहाँ से यहाँ तक भी r हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो ये डायग्राम कैसे बनानी है ये आपने ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। टेंशन लगाओ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करने के लिए लगाओ। ये एंगल थीटा है, दिस इज ऑल्सो योर थीटा बिकॉज ऑफ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, इस तरफ को टी साइन थीटा, इस तरफ को टी कॉस थीटा तो इस तरफ को टी साइन थीटा। सो दिस इज योर डायग्राम फॉर योर एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, एसेंट फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए ये डायग्राम आपने प्रॉपर जो है वो बनानी है पहले तो। ठीक है, अब सबसे पहले होगा क्या कि जो आपको ये मेनिस्कस दिख रहा है ऊपर स्टूडेंट्स, इस मेनिस्कस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेनिस्कस कुछ इस टाइप का बन रहा है। अब होगा क्या कि इस मेनिस्कस के हर एक सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट शुड बी योर टी कॉस थीटा। अब इसका मेनिस्कस का जो ऊपर वाला पार्ट है वो एक सर्कल है, सर्कल पार्ट का अगर मैं सर्कमफ्रेंस देखूं तो दैट शुड बी योर 2 पाई आर। ठीक है, दैट शुड बी योर 2 पाई आर। मतलब यहाँ पे टोटल फोर्स कितनी लगेगी स्टूडेंट्स, टोटल फोर्स ऊपर की तरफ आपकी 2 पाई आर सरफेस पे लगेगी एंड दैट फोर्स इज योर 2 टी कॉस थीटा। इसका मतलब ये टोटल फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है। दिस इज योर टोटल फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लग रही है। क्यों, क्योंकि भाई मेरा ऊपर से जो मेनिस्कस है वो इस टाइप का सर्कुलर शेप में है, तो ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा और यहाँ पे इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के हर एक छोटे से छोटे सरफेस पे फोर्स लगेगी 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब आपके पास ये जो फाइन जो ये कैपिलरी ट्यूब है इसमें जब लिक्विड राइज करना शुरू करता है तो वो लिक्विड एक स्टेज पर आकर रुक जाएगा। लेकिन वो कब रुकेगा, तो वो तब रुकेगा कि जब इस लिक्विड का नीचे को लगने वाला जो W वेट है वो ऊपर लगने वाली फोर्स के क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। जब नीचे लगने वाला वेट जो है ऊपर लगने वाली फोर्स के बराबर हो जाए तो उस केस में यहां से इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है यहां से आ जाएगी, जिससे हम बता सकते हैं कि भाई ये लिक्विड जो है वो वहां जाके रुक जाएगा। तो हमें वही चीज करनी है, पहले हमें वेट निकालना है और उसके बाद हमें फोर्स निकालनी है। फोर्स तो हम निकाल चुके हैं ये वाली, कि जिससे हम इसके वेट के बराबर करके वहां से हम इसका फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज योर बेसिक मेथड दैट हाउ टू डिराइव योर एसेंट फॉर्मूला। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई है। इक्विलिब्रियम के लिए नीचे वाला वेट शुड बी इक्वल टू योर अपवर्ड फोर्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्स हम निकाल चुके हैं, यहां से हम दो कंपोनेंट देख रहे हैं बेटा, आपकी बुक्स में लिखा होगा, एक तो टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। लिक्विड को ऊपर की तरफ राइज करने के लिए जो कंपोनेंट हेल्प कर रहा है, टी कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं ए पॉइंट डाल के कि टी कॉस थीटा हेल्प्स टू राइज द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि टी कॉस थीटा कंपोनेंट उसकी हेल्प कर रहा है ऊपर की तरफ राइज करने को। सो टी कॉस थीटा बेसिकली हेल्प्स द लिक्विड टू राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। बट अगर मैं इसमें बी पार्ट की बात करूं, बी पार्ट मींस इफ आई टॉक अबाउट योर टी साइन थीटा कंपोनेंट, तो स्टूडेंट्स टी साइन थीटा कंपोनेंट जो आपके पास होता है, इट एक्ट्स ओनली परपेंडिकुलर, इट एक्ट्स
only perpendicularly ये बेसिकली परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे लिक्विड को राइज करने में, क्योंकि ये इस तरफ को एक्ट कर रहा है और इस तरफ को एक्ट कर रहा है, तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ से लिक्विड को ऊपर की तरफ राइज करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिख दिया कि टी का साइन थीटा कॉस एक्ट परपेंडिकुलरली एंड टी कॉस थीटा हेल्प्स टू राइज द लिक्विड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आई होप आपको ये बात जो है यहाँ से समझ आ गई होगी। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फोर्स हम ऊपर वाली निकाल चुके हैं बेटा, अब हमें निकालना है वेट। तो वेट का फॉर्मूला यू नो दैट, कि जो वेट का फॉर्मूला है दैट शुड बी W इज इक्वल्स टू mg। W is equals to mg means I have to find the mg here। मुझे यहाँ से mg निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट से। तो आई होप आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम फोर्स की वैल्यू यहाँ से लिख चुके हैं, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से W is equal to mg निकालेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू फोर्स की मेरी आ चुकी है, इसको मैं रफ करके ऊपर लिख रहा हूँ। So we know that the force is 2 pi r into t cos theta. So this is my force। ठीक है, मुझे इस फोर्स को किसके बराबर करना है बेटा, इस फोर्स को बराबर करना है मुझे वेट के। So now I have to find the weight W is equals to mg। Now for m अगर मुझे मास निकालना है तो मैं कह सकता हूँ कि मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बेटा अगर मुझे यहाँ से वॉल्यूम डेंसिटी, देखो जो रो डेंसिटी है वो हम किसकी मानेंगे बेटा, दिस रो डेंसिटी इज ऑफ वाटर। बेटा ये जो रो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी होगी। ठीक है, ये आपकी थ्योरी में एज इट इज बुक में लिखा होगा, मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बुक्स खोलिए, जिस पब्लिशर की बुक आपके पास है आप उसको खोलिए, वहां से देखिए, मैं बताता जा रहा हूँ, आपने थ्योरी को पढ़ते जाना है। ठीक है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम मुझे यहाँ पे चाहिए। वॉल्यूम निकालने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ से थोड़ा सा आपको वॉल्यूम के लिए कंफ्यूजन हो सकती है बुक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पॉइंट को, देखिए इस वाले पॉइंट को A नाम दे दूं, इस वाले पॉइंट को B नाम दे दूं, इस वाले पॉइंट को C नाम दे दूं और इसको मैं D नाम दे दूं, तो A B C D एक सिलेंड्रिकल शेप कहीं ना कहीं यहां से आपको देखने को मिल रही है। देखो, ठीक है, ठीक है ना, ये देखो यहां से ये और ये शेप, आप कोई भी पॉइंट आप दे सकते हो, आपकी मर्जी। नीचे वाले को इसको भी कोई पॉइंट दे दो। ठीक है, इसको भी आप कोई भी पॉइंट दे सकते हो। शायद बुक में इसको A B C D यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना, डजेंट मैटर, उसको कोई मतलब नहीं है। हमें मेन बात क्या याद रखनी, देखो जो आपको नीचे ये वाली शेप दिख रही है इतनी, देखो जो ये वाली शेप है दिस इज योर सिलेंड्रिकल शेप बेसिकली, क्योंकि वो सर्कुलर शेप में है। कैपिलरी ट्यूब एक सर्कुलर शेप में है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास क्या आ जाएगा। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, बहुत बढ़िया भाई, इतना वॉल्यूम मैंने निकाल लिया। अब मुझे देखो ये जो मिनिस्कस है ना, इस मिनिस्कस का जो ये वाले पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, देखो इस मिनिस्कस, ये ऐसे मिनिस्कस है, यहां पे भी तो लिक्विड है, ये देखो यहां पे भी तो लिक्विड होगा। तो जो यहां पे इतने से पोर्शन में लिक्विड है उसे हम कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स करना क्या है, आप ABCD एक सिलेंडर मानो और इस सिलेंडर में से इस हेमिस्फीयर को माइनस कर दो। ठीक है, जैसे मान लो ये ABCD सिलेंडर है, देखो A B C और D, इसमें से ये जो हेमिस्फीयर आ रहा है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, हमें इतना इतना लिक्विड निकालना है इसका, यहाँ वाला। तो अगर मैं इस सिलेंडर में से इस हेमिस्फीयर को उठाकर बाहर कर दूं तो स्टूडेंट्स आपको ये वाला लिक्विड भी मिल जाएगा ये वाला लिक्विड। ठीक है, क्या करना है, देखो ABCD में से इस हेमिस्फीयर को उठा के बाहर कर दो, तो आपको ये वाला जो अंदर लिक्विड बच रहा है इसको भी हम निकालेंगे। इतना इतना तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम वॉल्यूम लेते हैं दोबारा से। पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम लो, ABCD को सिलेंडर मान के इसका वॉल्यूम क्या लोगे, प्लस में लोगे आप। कितना वॉल्यूम लोगे इसका बेटा, ब्रैकेट लगा देता हूं मैं यहाँ पे, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बट आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब इसकी हाइट कितनी है, अगर मान लो ये एक सिलेंडर है तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, आर होगी। देखो है ना, ये सिलेंडर, ये हाइट आर, तो पाई आर स्क्वायर आर। इसमें से आपने माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है इसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो वो कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मतलब मेरा वॉल्यूम यहां से क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा मेरा, पाई आर स्क्वायर एच, और साथ में यहां से आ जाएगा आपके पास प्लस पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो 3 यहां आ जाएगा, 3 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब, कितना बचेगा आपके पास, तो लिख लो जितना बचेगा।
प्लस 3 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब, मतलब बचा कितना, पाई आर क्यूब अपॉन 3। तो यहां तक वॉल्यूम आ गया। अब मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं यहां से। देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, एच प्लस आर बाय 3, एच प्लस आर अपॉन 3। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, एच प्लस आर अपॉन 3। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस ये जो वॉल्यूम है इसको मैं मास वाली क्वेश्चन में पुट करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या जाएगा, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस आर बाय 3 इंटू मेरे पास हो जाएगा डेंसिटी। ये मास निकल गया। अब मास पूरी तरीके से आ चुका है। अब मैं डब्ल्यू में यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी में ये मास पुट कर सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर बाय 3 इंटू रो, साथ में आ जाएगा जी। सो दिस इज योर वेट। सो वेट आ चुका है, फोर्स आ चुकी है। अगर इसको नंबर 1 मान लें, अगर इसको नंबर 2 मान लें, तो वेट को हम W के बराबर अगर कर दें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। नीचे वाला वेट ऊपर वाली फोर्स के बराबर होगा, तो दैट शुड बी योर इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट शुड बी योर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां से अटेन हो जाएगी और लिक्विड उस टाइम पर आकर रुक जाएगा एक स्टेज पर कैपिलरी ट्यूब के अंदर। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। जल्दी से यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि जो आपके पास वेट की वैल्यू आई है इसको हम उस फोर्स के बराबर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन से हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। सो वी विल गेट टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, ये मेरी फोर्स की इक्वेशन आ गई। और वेट की ये लिखी हुई है पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर बाय 3 इंटू रो जी। अब हमें देखना है कि यहाँ से कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हमारी कैंसिल हो सकती हैं। हमें यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस h प्लस आर बाय 3 को एक जगह रहने दूँ, मान लो मैं इसको यहाँ पे इस तरफ लिख दूँ, ठीक है, और इस तरफ मैं बाकी सारी वैल्यूज ले जाऊँ जैसे कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने यहाँ रखा तो ऊपर ये टर्म आएगी, है ना, ठीक है, सॉरी, ऊपर आएगा टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, और नीचे कौन सी टर्म चली जाएगी, पाई आर स्क्वायर इंटू रो जी। सो व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें कैंसिल होगी। सो यू विल गेट एच प्लस आर बाय 3 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी, या रो जी आर, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। देखो आर रो जी, सो यू विल गेट एच प्लस आर बाय 3 इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर मैं कह दूं आपसे कि जो h है वो ग्रेटर देन है किससे, इस रेडियस से। देखो अगर ये h की वैल्यू आपके पास बहुत ज्यादा है, ये h की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, यदि r काफी छोटा कर दो, मतलब अगर मैं इस ट्यूब को बहुत ज्यादा नैरो कर दूं, r को कम कर दूं, तो h ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, कम करने पे r कम करने पे h बढ़ जाएगा, तो ट्यूब काफी नैरो हो जाएगी। तो अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई करूं तो वी कैन निग्लेक्ट r by 3, वी कैन निग्लेक्ट r by 3, सो यू विल गेट h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा divided by r rho g. So this is the basic equation for your ascent formula. So student, this is the equation for your ascent formula. ये इक्वेशन है एसेंट फॉर्मूला की, जो कि एग्जाम में आपसे काफी बार पूछी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CBSE प्लस योर HP बोर्ड, हिमाचल बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है पेपर में। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, आर को, h की वैल्यू आ गई 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। रट लो बेटा, इसको याद कर लो अच्छे से, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ स्पेशल केसेस, कि जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे लिक्विड है जो कैपिलरी ट्यूब को वेट कर देते हैं और कितने एंगल पर वो, उनका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कितना होता है, उस सबको हम अगली क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। जल्दी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। कैसा लगा आपको लेक्चर प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।